स्वागत है आप सभी का मेरी कक्षा में। आज हम करेंगे छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं और इसी सुकुमारता का वर्णन, इसी सुकुमारता का दर्शन उनकी इस कविता से होता है। तो प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अर्थात पल पल में अपना रूप बदलती है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का बड़ा ही सुंदर मनोरंजक वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। तो शुरू करते हैं आज की कविता। हमारा पहला काव्यांश है पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश अर्थात पर्वतीय क्षेत्र, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति का रूप। तो सुमित्रा नंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। पावस ऋतु थी अर्थात वर्षा ऋतु का समय था, पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी, बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार, मेखलाकार का अर्थ होता है करघनी के आकार की पहाड़ की जो ढाल है उसे कहा गया है मेखलाकार। तो मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन, दृग का अर्थ होता है आँखें और सुमन अर्थात पुष्प, यानी कि पुष्प रूपी आँखें। फाड़, फाड़ का अर्थ होता है खोल कर। तो कवि ने बताया है कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। ठीक सामने करघनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। बिल्कुल सामने विशाल पर्वत थे जो करघनी के आकार के थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हो। और पर्वत अवलोक रहा है बार बार निज जल में निज महाकार, नीचे जल में निज महाकार। महाकार यानी कि विशाल रूप। ताल का अर्थ होता है तालाब और दर्पण अर्थात आईना या शीशा। तो कवि ने बताया है कि अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। उस पर्वत पर असंख्य जो है फूल खिले हुए हैं और वे पर्वत अपनी उन असंख्य आँखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशाल काय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब था। जो पहाड़ थे उनके बिल्कुल ठीक नीचे एक झील, एक तालाब का निर्माण हो गया था जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल आईने के समान दिखाई दे रहा था। तो नीचे तालाब में पहाड़ जो पर्वत थे वे अपने विशाल स्वरूप को, अपने विशाल आकार को देख रहे थे। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का बिल्कुल जीवंत चित्रण किया है। इसकी भाषा सरल, सहज भावों वाली है जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश परिवर्तित प्रकृति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दृग सुमन में रूपक अलंकार तथा दर्पण सा फैला में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं अपने दूसरे काव्यांश की ओर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, नस में मद में नस उत्तेजित कर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव, गिरि अर्थात पहाड़ और गौरव का अर्थ होता है महिमा या बड़ाई।
मद, मद का अर्थ होता है मस्ती, नस नस यानी कि रग रग में। उत्तेजित, उत्तेजित का अर्थ होता है जोश से भरे हुए। और लड़ी किसे कहा जाता है? श्रृंखला को। कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हो, जैसे गिरी अर्थात पहाड़ों की महिमा का वर्णन कर रहे हो। मद में नस नस उत्तेजित कर, उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन में उत्साह व उमंग भर जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर अर्थात झरने। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरते झरते जो है, जो झरने हैं, झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती की जो लड़ियाँ हैं वो नीचे गिर रही है। पहाड़ों पर उगे हुए गिरिवर के उर में उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर अर्थात वृक्ष, उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए, कामनाओं से, इच्छाओं से भरे हुए। तो कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि गिरिवर के उर में उठ उठकर, गिरिवर के उर में यानी कि पहाड़ों पर उगे हुए विशाल व ऊंचे पेड़ों के मन में, पहाड़ों पर विशाल व ऊंचे पेड़ उगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि इन पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, इच्छाएं छिपी हुई हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ यानी कि शांत आकाश। और ये जो वृक्ष है ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए झांक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो वृक्ष हैं वो शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अनिमेष, अनिमेष यानी कि एकटक लगातार निहार रहे हैं, अटल, बिल्कुल स्थिर होकर, कुछ चिंता पर अर्थात चिंता में डूबे हुए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने जो है जो प्रभावकता के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से भाषा जो है वो सक्षम है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग स्वच्छंदतापूर्वक किया गया है। झर झर, नस नस, उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। झरते, झाग, नीरव नभ तथा अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्चाकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपने तीसरे काव्यांश की ओर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर, भूधर का अर्थ होता है पहाड़। अपार जिसका कोई पार न हो, असीमित। पारद के पर यानी कि पारे के समान धवल व चमकीले पंखों वाला बादल, सफ़ेद और चमकीले पंखों वाला बादल किसको कहा गया है? पारद के पर, इसे कहा गया है। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ गया। यानी कि चारों ओर सघन बादल छाए हुए हैं और पहाड़ जो है वो दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंख